स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे हिंदी ए का तीसरा सेट। 2 सेट कंप्लीट करा दिया मॉडल पेपर का। टर्म 2 एग्जाम जो क्लास 9 का होने वाला है उसका मॉडल पेपर है, तो 2 सेट कंप्लीट हुआ। ये तीसरा सेट देखेंगे। तीसरा सेट में आते हैं आंसर में। उसके बाद इंग्लिश का एक भी सेट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा देर बाद इंग्लिश का तीनों सेट आपको लगातार मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हिंदी ए का, और हिंदी बी का भी एक सेट बचा हुआ, तीसरा सेट, उसको भी बहुत जल्द दे देंगे कल तक। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में एक दिया हुआ है पैसेज। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करना होगा। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। मानव धर्म के किधर गया प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ये क्या है? तो ये एक पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और इसके नीचे क्वेश्चन दिया हो रहेगा, उस सब क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस आवश्यक है। अगला प्रश्न है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों का अनुभव का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। तीसरा क्वेश्चन है, मानवीय शब्द से प्रत्यय अलग करें। प्रत्यय अलग करना है मानवीय शब्द से, तो मानव मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। ठीक है, तो अलग हो गया। फिर विजय का विलोम, तो विजय का उल्टा पराजय होगा। ठीक है, अथवा में एक और पैसेज है जो कि दोहा टाइप का रहेगा, तो इस पैसेज को पढ़ते हैं फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। साक्षी है इतिहास, हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। है हम ही प्रकपित कर चुके सुरपति का भी हृदय। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय, कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा। दलित कर चुके शत्रु सदा हमें पैरों द्वारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा। पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें ना प्यारा। बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत के विजय। तो ये क्या है? पैसेज है। इतिहास किस बल का गवाह है? तो इतिहास गवाह है कि हमारा भारत देश हमेशा से ही जागृत रहा है। जब भी आवश्यकता हुई है हमारे देश के वीरों ने जान की बाजी लगाने में पहल की है। कवि विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं और क्यों? तो कवि विश्व के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भारत की विजय पर विश्व गीत गाओ। विश्व में ऐसा कौन है जो हमसे नहीं हारा। भारतवासियों का प्रकाश सर्वत्र फैला है, इसलिए विश्व गीत गाओ। भारतीय शब्द से प्रत्यय अलग करना है, तो भारत मूल शब्द हो गया और प्रत्यय हो गया ईया, है ना। और शत्रु का पर्यायवाची, तो शत्रु का पर्यायवाची दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, हो सकता है दिखने में परेशानी हो रहा हो। तो चलिए अब आते हैं पाठ्यपुस्तक खंड ख में। पाठ्यपुस्तक यानी किताब से क्वेश्चन रहेगा। तो पहला प्रश्न दिख रहा है, सर टॉमस हे ने के मायना प्रत्यय भाव के क्या कारण थे? तो सर टॉमस हे के
मैना पर दया भाव का क्या कारण था? तो पहले तो सर टॉमस ही नाना के महल को तोड़ना चाहते थे, पर बाद में वे नाना की पुत्री मैना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मैना उनकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी। उसका मैना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी, खुद हे भी वहाँ बराबर आते थे। वे मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित थी। इन सब बातों से जनरल है भावुक हो उठे होंगे और उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा। ये आंसर हो गया इसका। ख नंबर क्वेश्चन है, लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, लड़कियों के जन्म के संबंध आज परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। जन्म के संबंध में परिस्थितियाँ क्या है, बदल चुकी है। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं, वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर समाज व देश के प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या ना करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। अगला प्रश्न है, एक लंगूटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? तो एक लकूटी यानी लाठी और कंबल पर कवि रसखान जी तीन लोगों का राज वैभव भी निछावर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वह लाठी ग्वाले और चरवाहे के रूप में सदैव ही कृष्ण के कर कमलों में रहती है। दूसरी ओर कंबल भी कृष्ण के कंधों पर ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त दोनों ही वस्तुओं से कवि का विशेष लगाव है। अगला प्रश्न है घ नंबर, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि भारत में क्रांति का आह्वान हो गया है। देश अपनी गुलामी से मुक्त होने के लिए तत्पर हो रहा है। अगला प्रश्न अंगा नंबर है, मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मेघ आए कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल ने बताया है कि आकाश में बादल अपने नए रंग रूप के साथ इस प्रकार छा गए हैं जैसे कोई शहरी दामाद बड़ा सज धज कर अपनी ससुराल जाता है। मेघ रूपी मेहमान के आने पर पूरा गांव उल्लास से भर उठता है। ठंडी हवा मेहमान के आगे नाचती गाती हुई चलती है। सभी ग्रामीणों ने पहाड़ों के दर्शन करने के लिए खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं। पेड़ एड़ियाँ उठाकर उसे देख रहे हैं। नदी तिरछी नज़रों से मेघ की सज धज को देख रही है और हैरान हो रही है। गांव के पुराने पीपल के मानो झुककर अभिवादन किया हो। पुराने पीपल ने मानो झुककर अभिवादन किया हो। लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट से सिकुड़ गई है। तालाब मेहमान के चरण पखारने के लिए पानी लेकर आता है। ऊंचे भवनों पर लोग खड़े हैं। बिजली भी चमकने लगी। इस तरह संपूर्ण गांव खुशी से झूम उठा। ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखे। इसका आंसर आपको लिखना है, कवि की पीड़ा यह है कि इन बच्चों का बचपन जबरदस्ती छीना जा रहा है। इन्हें खेलने और पढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और काम पर जाने को विवश किया जा रहा है। कवि बच्चों के काम पर जाने के कारण चिंतित है। उसे लगता है कि बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में मस्त रहना चाहिए। बचपन अपने सुख और विकास के लिए होता है। बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक, पहला है, गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे। वे वकालत के पेशे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वह चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती है। इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है। उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डरवाया नहीं जा सकता और
अपने ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद नहीं रखती है। अगला प्रश्न इसी का ख नंबर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है, ये बताना है। तो आंसर होगा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सीधी साधी, चुप रहने वाली, कम पढ़ी लिखी लगने वाली लड़की की तरह व्यवहार करे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है, उसका भी दिल होता है। उसका उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है। वह पढ़ी लिखी लड़की जैसी ही व्यवहार करेगी। मैंने पढ़ी लिखी लड़की को जल्दी कोई शादी उदी नहीं करता था कि पढ़ल लिखल है, मन घर में चढ़ के रहेगी कहते हैं ना, तो ये इसीलिए अनपढ़ जैसा व्यवहार करने बोल रहा था। भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने और कब और क्यों कहा? तो आंसर होगा, भूख तो अपने में एक साग होती है का आशय यह है कि यदि भूख लगी हो तो सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने ना होने की परवाह नहीं करता है, बल्कि खाना शुरू कर देता है। भूख उसे सूखी रोटियां खाने पर विवश कर देती है। उक्त वाक्य घर की मालकिन ने तब कहा था जब माटी वाली उनकी दी हुई एक रोटी को चबा चबा कर चाय के साथ गले के नीचे उतार रही थी। माटी वाली ने मालकिन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग बन जाती है ठकुराइन जी। तब यह बात उन्होंने कही थी क्योंकि उन्होंने बुढ़िया को चाय देने से पहले सूखी रोटियां चबाते हुए देख लिया था। रचना से क्वेश्चन है, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना करना है। तो पत्र कैसे लिखते हैं, देखिए, सेवा में इस तरह से लिखना है, प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय चतरा, जो भी स्कूल है ना, दिनांक लिख दीजिएगा, डेट, और विषय मासिक शुल्क कम करने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर महोदय लिखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं का छात्र हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका ना दूंगा। इस तरह से लिखना है। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद लिख के आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र राकेश, जो भी है, कक्षा 10 या 9 जो भी है। अगला प्रश्न है, अगला अथवा में है। अथवा में झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो देखिए, मित्र को पत्र लिखना है तो इस तरह से लिखना है, जैसे जहाँ से लिख रहे हैं, रांची तो रांची, डेट देना है, दिनांक, फिर प्रिय रवि, जो भी मित्र है उसका नाम, उसके बाद सप्रेम नमस्ते, उसके बाद शुरू करना है, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। हम लोग भी यहाँ सकुशल है। तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के राजा शाहदेव जी द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। पहाड़ी पर मंदिर पास खड़ा होकर देखने पर ऊंचे रांची का मनोहर विहंगम दृश्य हृदय को स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस अवसर पर झारखंड का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। इस अवसर पर तुम एक बार अवश्य आओ। पूज्य चाची जी को मेरा प्रणाम निवेदित करना। तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। बस इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे निबंध से क्वेश्चन है। तो हमारा राज्य झारखंड के बारे में लिखना है। तो निबंध लिखिएगा। देखिए, संकेत बिंदु, परिचय, इतिहास, सीमा, निवास, संसाधन, उपसंहार, ये सब लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय या प्रस्तावना। हमारा नया राज्य झारखंड है।
झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखरों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। यहाँ जहाँ झार झंखर और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। उसके बाद इसका इतिहास में लिखना है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। तो अबुल फजल का दिया हुआ ये नाम है, ठीक है। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं यहाँ, है ना। सीमा इसका क्या है, तो झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है, इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। उसके बाद जिला इसमें क्या है, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड में कुल 24 जिला है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उरांव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियाँ रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, बांग्ला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद संसाधन और विशेषता क्या है इसका, तो झारखंड राज्य की ज़मीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक ज़मीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूँ की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहा का सबसे बड़ा कारखाना है। उसके बाद झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी हैं। देवघर, वासुकीनाथ, आंजन धाम, चुटिया का मंदिर, बोड़िया का वैष्णो मंदिर, रजरप्पा का छिन्ना मस्तिक मंदिर, रामखेरा धाम आदि प्रमुख धर्म स्थान है। हुंडरू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। उपसंहार इसमें क्या लिखेंगे, संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास के राह पकड़ रहा है। आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसत्ता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। ये हो गया इसका। अथवा में मेरा जीवन का लक्ष्य, तो आपका जीवन का जो लक्ष्य है लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर दिक्कत होता होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा पढ़ते रहेंगे तो स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। ये भूमिका का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना लक्ष्य है, या अपने अनुसार लिखिएगा। फिर मेरा लक्ष्य, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज का किधर गया, ये ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से ले लीजिए, ये ले लीजिए और आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से एक पेज ले लीजिए, हाँ ठीक। उस पर सरहुल के बारे में लिखना है। तो सरहुल के बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। सरहुल पर्व के बारे में लिखना है। तो सरहुल के बारे में अगर आए तो कैसे लिखना है। सरहुल एक प्राकृतिक पर्व है जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल उरांव समुदाय का सर्व प्रमुख पर्व है। उरांव आदिवासियों का एक समुदाय है। यह पर्व खेती बाड़ी करने के पहले मनाया जाता है। यह खेती प्रारंभ करने का ही पर्व है। यह हंसी खुशी और आनंद का पर्व है। यह एक रंगारंग पर्व है। उसके बाद सरहुल कैसे मनाया जाता है, तो सरहुल के दिन सभी सुबह सवेरे स्नान आदि करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सरना की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरना वह पवित्र कुंज है जिसमें कुछ साल के वृक्ष होते हैं। इस त्यौहार को सरना के सम्मान में ही मनाया जाता है। यह आदिवासियों का पूजा स्थल है। वहीं पर गाँव का पुरोहित, जिसे पहान कहा जाता है, आकर सबों से सरना की पूजा कराता है। इस अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है तथा हड़िया का अर्घ्य किया जाता है ना। हड़िया पूरा मारा जाता है ना। हड़िया एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ है, यानी दारू है, जो चावल से बनाया जाता है। उसके बाद लोग गीत गाते हुए घर लौटते हैं, है ना, डोड़ मोड़ाते पूरा पी के। फिर दोपहर के बाद लोग नृत्य के मैदान में जमा होते हैं। युवक और युवतियाँ मांदर और अन्य वाद्यों के ताल पर पंक्तिबद्ध होकर नाच में भाग लेते हैं। जिधर देखे उधर ही चहल पहल है, आनंद उल्लास है, मौज मस्ती है। इस दिन इन लोगों का नाचना गाना अविराम चलता है।
इस अवसर को देखकर ऐसा लगता है मानो जीवन में सुख ही सुख है। नाच गाने से गांव गांव गली गली डगर डगर का वातावरण झूम उठता है। जितने ये सरल, निश्चल और निष्कपट मनुष्य है, वैसे ही इनका सरल, उल्लासपूर्ण एवं मनोहर त्यौहार है। सरहुल क्यों मनाते हैं, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह त्यौहार कृषि आरंभ करने का त्यौहार है। इस त्यौहार को सरना के सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार के मनाए जाने के बाद ही नए फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है। चूँकि यह पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या होगा, जैसे हिंदुओं को की होली, मुसलमानों का ईद और ईसाइयों के क्रिसमस है, वैसे सरहुल उरांव लोगों का पर्व है। सरहुल हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। यह पर्व हमें आपसी भाईचारा और प्रेम से रहना भी सिखाता है। इस पर्व से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद संवाद एक आएगा। तो परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों से बातचीत के संवाद के रूप में लिखना है। तो पहला मित्र कह रहा है नमस्कार दोस्त, कैसे हो। दूसरा मित्र कह रहा है मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ परीक्षा की तैयारी कैसी है। पहला मित्र, इस बार की मेरी तैयारी अच्छी है, इस बार मैं पिछली बार से भी अधिक अंक लाने का प्रयास करूँगा। दूसरा मित्र कह रहा है परंतु कोविड महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई पर काफ़ी असर हुआ है। फिर पहला मित्र कह रहा है हाँ मित्र, यह तो सही कहा आपने। दूसरा मित्र कहेगा मैंने अपने सभी विषय के नोट्स बना लिए हैं और अध्यापक के निर्देशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। पहला मित्र, हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ। दूसरा मित्र, परंतु मित्र मैं परीक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। पहला मित्र कहेगा चिंतित क्यों हो रहे हो भाई, चिंतित क्यों हूँ मित्र। दूसरा मित्र, तुम्हें पता है मेरे घर में एक ही स्मार्टफोन है, जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी होती है। तो चलिए, ये बोल रहा है, पहला मित्र कह रहा है कोई बात नहीं मित्र, तुमको पढ़ाई में कोई समस्या हो तो मेरे नोट्स की मदद ले सकता है, ऐसा मित्र होना चाहिए। दूसरा मित्र कह रहा है धन्यवाद मित्र, समस्या होने पर मैं तुम्हारे घर पर आकर पढ़ लूँगा। ठीक, तो ये एक संवाद है। अथवा में एक और संवाद रहेगा। सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत। तो सब्जी खरीदने आई है महिला और सब्जी वाले के बीच बातचीत लिखना है। तो बातचीत का तो लड़ाई की होगी, हैं 20 रुपया कैसे देंगे, 5 रुपया देंगे कहती होगी पूरा। तो वैसे लिख दीजिए। महिला, भैया प्याज कैसे किलो, सब्जी वाले 20 रुपये किलो। तो महिला 2 किलो तौलना। टमाटर कैसे दिए, इतना जल्दी तौलवा देगी, पहले उसको कहेगी 15 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 1 रुपये जरूर कम करवाएगी, है ना। लेकिन वहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो आप लिख लीजिएगा, कम करवा भी लीजिएगा। सब्जी वाला 30 रुपये किलो टमाटर। तो इतने महंगे, हाँ देखो अपना देख रहे हो औकात में आ रही है। इतने महंगे, 25 रुपये दो, 2 किलो लूँगा। अच्छा सब्जी वाला, ठीक है मैडम ले लो। तो चलो सीधा साधा था, एक बार में तैयार हो गया। महिला, ठीक है 2 किलो टमाटर दे दो, रुको मुझे चुनने दो। अच्छा टमाटर हुआ तो अपने से चुनेगी, हाँ। सब्जी वाला, बस सब ताज़ा ही है देख लो। ठीक है कितना हुआ, 90 रुपया। 90 रुपया हुआ। तो थोड़ा धनिया लाई लुगाई में थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ी हरी मिर्च दे दो। ठीक है, 90 रुपया दी होगी। धनिया मिर्च और ये जो है हरी मिर्च वो एक्स्ट्रा है ना ऑफर में। तो चलिए, ये रहा इसका ख़त्म सेट तीसरा। उम्मीद है तीनों सेट अच्छा लगा होगा। और ठीक, मिलते नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा सेट और दूसरा क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।